रिजल्ट ऑन एक्सचेंज रेट। अब इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट गिवन है वो, अच्छा ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक्सचेंज रेट है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आपने ये क्या करना है कि ये कहीं मैंने डिफाइन किया होगा कि एक्सचेंज रेट किस तरह मेजर किया हुआ है। ये आपको मिलेगा ये PKR US डॉलर लिखा हुआ है। और ये है कि ये ऊपर देखिए नंबर 1 के ऊपर देखिए नोट जो बताया गया है कि एक्सचेंज कैसे मेजर हुआ है। क्योंकि जब एक्सचेंज रेट की अच्छा अच्छा, अब ये देखें, आपने इसको इसकी इंटरप्रिटेशन से पहले यू हैव टू लुक एट द definition of exchange rate, because exchange rate is defined in two ways. One is known as direct quotation, the other is known as indirect quotation. तो direct quotation क्या होती है? When your currency is indicated as a numerator, PKR जब ऊपर रखा है तो इसको direct quotation में कहते हैं। तो PKR ओवर US डॉलर है ये। तो इस चीज़ को इंटरप्रिटेशन करते हुए ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये मैंने उसी रिजल्ट में से वो हिस्सा क्रॉप करके यहाँ पे नीचे ये दिखाया आंसर में। अगर आप टी वैल्यू देखें सिग्निफिकेंट है, और KSE 100 की जो कोफिशिएंट की वैल्यू वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि KSE 100 का जो इम्पैक्ट है एक्सचेंज रेट पे वो नेगेटिव है। वजह लिखी हुई है कि अब इसका मतलब क्या है कि क्या एक्सचेंज रेट, क्या KSE इंडेक्स बढ़ने से पाकिस्तानी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है? नहीं, वो तो रिजल्ट को देख के ना, आप थ्योरेटिकल बात तो नहीं कर सकते ना, यहाँ तो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को देख के बताना है। रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, टी वैल्यू माइनस है, सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब यह है कि जो जिस फॉर्मेट में भी एक्सचेंज रेट गिवन है दैट इज नेगेटिवली इफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन KSE 100। तो इंडेक्स बढ़ने से PKR ओवर US डॉलर डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स पाकिस्तानी करेंसी इज एप्रिशिएटिंग। इफ KSE 100 improves, the पाकिस्तानी रुपी एप्रिशिएट्स। एप्रिसिएशन होगी ना, PKR नीचे जा रहा है ना डॉलर के मुकाबले में, रुपी ओवर डॉलर है ना, तो जब वो रेशो कम हो रही है एक्सचेंज रेट KSE 100 बढ़ने से, तो ये यही शो कर रहा है। तो ये इस बात का चकरा नहीं जाना, ये देखना है कि हाउ इज एक्सचेंज रेट डिफाइंड। एक्सचेंज रेट हेयर इज डिफाइंड एज ए डायरेक्ट कोट। Therefore, PKR over US dollar negative sign means as KSE 100 index increases, this ratio decreases. So decrease in ratio means more dollar against PKR. So more dollar against PKR means PKR appreciates, US dollar depreciates. तो स्टॉक मार्केट का पाकिस्तानी करेंसी पे अच्छा इफेक्ट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, आगे, टू व्हाट डिग्री आर द स्टॉक मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इंटरकनेक्टेड एंड व्हाट एविडेंस लैंड सपोर्ट टू दिस कंक्लूजन। ये क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो आपने ये देखना है कि इफ यू लुक एट द रिजल्ट्स, ये कौन कौन से स्टॉक मेंशन किए हुए हैं। इसमें है शंघाई है, KSE 100 है, निफ्टी 50 है, यानी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये इसके स्टॉक्स हैं। आप इनके सामने देखेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है।
लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट होंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्सचेंज रेट है, तो ये तो एक्सचेंज, हमने उस क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये जो स्टॉक मार्केट्स हैं इन कंट्रीज की वो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है, या आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। यानी कैसे होगा, इफ दे आर, इफ फ्लक्चुएशन इन वन इज इफेक्टिंग द अदर, देन देयर इज कनेक्टिविटी। अगर नहीं हो रहा तो फिर कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको मल्टीकोलिनियरिटी से पता चल रहा है। मल्टीकोलिनियरिटी यानी VIF एक ऐसा इंडिकेटर है विच इज कनेक्टिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूडिंग KSE 100 इंडेक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डॉज है यहाँ पे घुमा के IV का आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे IV सारी स्टॉक मार्केट्स हैं, एक्सचेंज रेट तो स्टॉक मार्केट नहीं है ना, तो IVs को यहाँ पे कोलिनियरिटी आपको बताएगी कि वेदर, अच्छा अब VIF यहाँ पे निकाला गया है और VIF को आप क्या करेंगे, आप इनके VIF से R² निकाल लेंगे, जो जिससे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। ये मैंने R² इधर निकाला हुआ है पेज 7 के ऊपर, अगर आप टेबल देखें, शंघाई KSE 100 सारे 70% से ऊपर है, तो बिल्कुल जेन्युइन काम, ओरिजिनल काम है, बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है। और ये बता रहा है कि पोटेंशियल कनेक्टिविटी है, तो पाकिस्तान इस ऑप्शन को अवेल कर सकता है। और इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है, चाइना। ठीक है, चाइना। और ये कैसे पता चल रहा है, वो यहाँ से नहीं पता चल रहा, वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमारी जो सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है चाइना की तरफ से, बिकॉज चाइना इज वन ऑफ द लीडर्स इन ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ये इसकी एक्सपेंशन की, इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही हैं। कुछ कंट्री ड्रॉप करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द अमेरिकन प्रेशर, कुछ ऐड होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को अभी इस आगे है नहीं। अभी जो इतना जोर लगाया हुआ है ना पाकिस्तान के बारे में, इस वक्त चाइना भी चाह रहा है कि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है CPEC में और बाकी, तो ये पूरी बेल्ट जो है ये पीसफुल हो जाए, क्योंकि उनके अपने पिछले कोई 18 महीनों से उनका बैड सीन चल रहा है, तो बहुत अच्छा नहीं है। पहले उनको ताइवान में ड्रैग करने की कोशिश की गई, अभी तक है, तो फिर काउंटर स्ट्रेटजी भी होती है, जैसे हमास आ गया, तो काउंटर स्ट्रेटजी तो होती है ना डिफेंस में फिर कहीं ना कहीं। तो बहरहाल वो तो लड़ाई अलग है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का स्कोप उसी वक्त है कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, इकोनॉमिक कंडीशन अगर बेहतर होंगे तो हम, वरना जो है, अगर खुदा ना खासा 2022 से आगे वही ट्रेंड चलता है जो 2019 से चल रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पिछले 10 साल का अगर हम एनालिसिस करें, तो 19 से 22, 19, 20, 21, 22 ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता तो बहुत सारी जगहों में हमने अपना एनालिसिस भी मैंने जमा कराया था, जिसमें हमारी फिर फाइंडिंग ये थी कि जिस तरह अमेरिका के साथ नेबर मैक्सिको है, तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक और मैक्सिको हो चाइना के साथ। तो बिल्कुल उस तरह के हालात हो रहे थे। आपको पता है मैक्सिको भी डिफॉल्ट कर गया था, $50 बिलियन का पैकेज, फिर बेल आउट पैकेज दिया था अमेरिका ने। तो इसी तरह पाकिस्तान का भी कुछ हालात ऐसे ही थे, लेकिन अब ये है कि फोकस है, एक अंडरस्टैंडिंग है, ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि जो ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टेब्लिशमेंट, द लीडरशिप इज ऑन द सेम पेज, सेम पेज इन द सेंस
ये नहीं है कि वो एक दूसरे से इत्तेफाक कर रहे हैं। इस बात पे एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान इकोनॉमी नीड्स टू बी रिकवर्ड सून, अदरवाइज पाकिस्तान विल बी सफरिंग ग्रेट लॉस, और बहुत खतरा हो जाएगा। तो इस जी ये तो बच गए हैं, हम निकल आए हैं इससे, डिफॉल्ट से। ये तो 2022 के बाद अगर 23 पूरा गुजरता ना तो फिर लग पता जाता है कि F-16 में पेट्रोल डालने के क्या उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती थी, उसके पार्ट्स ही नहीं मिलने थे, और आपको 1000 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता, लग पता जाता। तो आप खुदा ना खासा डिफॉल्ट जो है बहुत खतरनाक चीज होती है। सबसे पहला इफेक्ट आपकी सिक्योरिटी पे आता है, सबसे पहले। डिफॉल्ट नहीं होगा नहीं, उस वक्त तो सब कह रहे थे कि हो रहा होगा, हम इनको डिटेल से रिपोर्टें इनको देते थे, और ये कहते थे कि नहीं वो फलाना तो कह रहा है डिफॉल्ट होगा। तो कैसे आप पागलों जैसी बातें करते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता। उसकी कई रीजंस थी, ऐसे ही नहीं जबानी कलामी नहीं, पूरा एक डाटा। नहीं एटॉमिक वाली बात नहीं है, डाटा शीट पूरी होती है। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। स्टेक सब भूल जाते हैं जब डिफॉल्ट होता है। मैं आपको किसी दिन अपने वो पुराने लेक्चर जो है ना फाइंडिंग्स शेयर करूंगा। गेस्ट स्पीकर बुलाते होते थे कि बताएं डिफॉल्ट, उनका नहीं होगा, नहीं कैसे हो गया। एक बंदे ने, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने जाके GHQ को रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, हो गया है, या हुकूमत डिक्लेयर नहीं कर रही। तो किसी वाया से और मेरा बुलावा आ गया कि भाई ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये डिफॉल्ट हो गया है। मेरे मुंह से जज्बात से निकला कि ये बकवास कर रहे हैं, ये नहीं। उन्होंने नहीं, आप रिपोर्ट बना के दी हमें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। बात सच है, देख लें, आपके सामने है। ये 21 की बात है, जब ये उन्होंने जाके कहा कि जी वो ये हो गया तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। वो 22 में फिर हालात बदले कुछ, फिर 22 के बाद मुश्किल हालात आए, तो 22-23 एक पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन अब खैर ठीक है जी। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर, ये हो गया, ये कैलकुलेशन हो गई, और आगे ये कोलिनियरिटी, ये उसी तरह की चीजें हैं जैसे पीछे आई थी, लेकिन जहाँ पे डिफरेंट स्टाइल है, तो वही सारा वही है। अच्छा, ये आगे ये भी उसी तरह का टेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। Why is it crucial to manage heteroscedasticity in the field of business data analytics? जी, हेटरोस्केडासिटी क्यों बुरी है, ये इसका शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेटरोस्केडासिटी पढ़ने में लगा रहे हैं। So if we do not manage the heteroscedasticity, the regression models are not considered accurate. जब वो accurate नहीं होंगे, result reliable नहीं होंगे, and the model is not suitable for informed decision making. So business analytics के अंदर if there is presence of heteroscedasticity in the model, that must be controlled. उसका तरीका क्या है, weighted least square हम लगा लें ताकि हमारे रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल निकल आए। आगे है बी पार्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड थ्रू व्हाट मीन्स आर आर्च मेथड्स एम्प्लॉयड। ये पीछे भी पूछा गया है, ये वही चीज़ें हैं कि आर्च मॉडल कब होगा, जब आपका टाइम सीरीज डेटा हो, जब आपकी मॉडल स्पेसिफिकेशन ख़राब हो, वोलेटिलिटी पैटर्न हो, तो उस वक्त ये हम आर्च मॉडल यानी हेटरोस्केडासिटी इन दी टाइम सीरीज मॉडल। तो इसी तरह यूजिंग एनी बिजनेस मॉडल एज एन एग्जांपल आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मिटिगेट हेटरोस्केडासिटी एंड एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ रिलायबल रिजल्ट्स। ये आपने अपनी तरफ से
अपने अपने जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन से कोई मॉडल बना के तो ये बताना होगा कि इफ देयर इज हेटेरोज़ाइगोसिटी इन द मॉडल तो हाउ टू कंट्रोल इट। तो हाउ टू कंट्रोल इट, हेटेरोज़ाइगोसिटी डिटेक्शन तो हो जाती है। आप ग्राफ बनाते हैं, आप म्यू निकाल के रिग्रेशन निकालने के बाद म्यू को आप प्लॉट करते हैं अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, अगेंस्ट ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू प्लॉट एंड सी वेदर द डॉट्स आर स्प्रेड और डॉट्स आर मूविंग अक्रॉस द सेम पाथ। So if they are crossing the constant path, it means there is heteroscedasticity. अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? We need to identify the outliers. आउटलायर्स को दूर कर दें। आप नेचुरल लॉग लगाएं, उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। आप जो है वेटेड लीस्ट स्क्वायर मॉडल यूज़ करें, वेट्स कैलकुलेट करके रिग्रेशन जैसे मैंने करके भी दिखाया, तो वो स्टेप्स फॉलो करें तो the model, the heteroscedasticity is removed and the model become reliable. तो ये नीचे लिखा हुआ भी है डिटेल आंसर जो है, ये सारी पूरी जो है ना आगे डिटेल दी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे। जी ये थोड़ा लंबा सवाल है, ये सिनेरियो है। मैं एक मिनट आप इसको पढ़े, मैं कॉल आ रही थी, शेयर करना होता है कि इसमें जेंडर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एज ग्रुप किस तरह से है, डेजिग्नेशन है, सैलरी, क्वालिफिकेशन और बहुत सारी होती हैं, लेकिन बट मोस्टली यही डेमोग्राफिक। तो आप बताएं मुझे इसको पढ़ के। पानी नहीं, हाँ नहीं वो खुश्क हो ठीक हो जाएगी। नहीं यार ऐसे ना करें। अभी तो सब सैंपल परसेंटेजेस हैं पहले के। जी 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 इसका फ्रेमवर्क बनाना है, वो मॉडल बनाएंगे सर। हाँ जी। क्या लॉजिकली क्या किसको इफेक्ट करता है, क्या मीडिएशन, मॉडरेशन वगैरह, फिर वो कैलकुलेशन तो नहीं करना। इसमें जो है ना मैथमेटिकल पार्ट, जो पार्ट बी है उसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है सर। वैसे वो इसका हिस्सा होता है जब आप रिसर्च करते हैं। नहीं इसका सोल्यूशन नहीं है, ये तो खुद सोचना है, बनाना है, ये तो हर एक ने अपने हिसाब से। अच्छा ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें एक आंसर नहीं होता, हर स्टूडेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग है और उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जस्टिफिकेशन देनी है कि मैं इसको आईवी ले रहा हूँ, ये वाकई इसका डीवी है, इस पे इफेक्ट होता है नहीं होता। जिस तरह मैं कोई बात करता हूँ तो आप जो है ना फिर आर्गू करते हैं, तो इस तरह यहाँ आर्गू करना है। ठीक है, सोचना है कि नहीं इसमें डाटा नहीं है, ये जनरल टाइटल बिल्कुल देंगे आप टाइटल लिखेंगे कि ये मेरी रिसर्च का टाइटल है, उसके ये डीवीज हैं, ये आईवीज हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने है,
मैं थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या है। इसमें जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये एक बैकग्राउंड बिल्ड करना होता है जब आपने फ्रेमवर्क बनाना है। सर्वे किया गया है, इतने रिस्पोंडेंट्स हैं, इतने रिस्पॉन्सेज हैं, तो वेदर इट इज बायस्ड या अनबायस्ड या डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड या नॉर्मल इन द सेंस वेदर यू आर इंक्लूडिंग मोर मेल, मोर रिस्पॉन्सेज आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स फीमेल या मेल, या इस तरह की जो चीज़ हैं वो डिस्कशन के बाद आप एक नजर। इसी तरह इनकम कैटेगरीज दी हुई हैं, तो इनकम कैटेगरीज कौन सी हैं कौन सी नहीं है। ऑब्वियसली जिनके रिस्पॉन्स कम है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं while making your model, तो मॉडल के लिए। लेकिन उसकी जाहिर है रिसर्च में तो आप हर एक की स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर पर्पज के लिए आप उसको मेजर जो एज की, जिससे हमने पीछे क्वेश्चन किया एजुकेशन कैटेगरीज, इसी तरह यहाँ पे इनकम कैटेगरीज के आप कोडिंग कर सकते हैं। तो उस पैटर्न के ऊपर, जैसे वहाँ पे एजुकेशन की कैटेगरीज बनी हुई थी, यहाँ पे आप इनकम की कैटेगरी बना सकते हैं। उसकी कोडिंग उसी पैटर्न पे जैसे पीछे की गई थी, वो आपके लिए एक गाइडलाइन वहां से मिल रही है। वहां पे पूरा मॉडल बना के एस्टिमेशन है, यहाँ आपने खुद बनाना है, ये फर्क है। यानी थ्योरेटिकली यू हैव टू लिस्ट डाउन द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या दो तीन, एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल causing variable, the independent variable affecting the dependent variable, what can be the possible mediation, moderation, या इस तरह से करके फिर उसको ये आगे, इससे आगे जाएंगे तो आपको कुछ डायग्राम बनी हुई नजर आती हैं। तो ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी इसलिए की हैं कि एक का आंसर दूसरे से हेल्प मिल सकती है। अच्छा, ये जो डायग्राम है अगले पेज पे, पेज नंबर 13 पे, दिस इज सीक्वेंशियल मीडिएशन। सीक्वेंशियल मीडिएशन कैसे है? ये मार्केटिंग का मॉडल है। एक सेल्सबिलिटी डिफाइन की हुई है, इसका पैराग्राफ एक दफा पढ़ लें ताकि आपको फिर मैं जब बात करूं तो समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो जी। क्वेश्चन नंबर 8 की जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है और नीचे जो दिया हुआ है, आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 से बनाना है। ये यहां पे बना हुआ है, आपने सोच के इस टाइप का बनाना है। ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन उस तरह से, क्योंकि ये तो बना हुआ है, आपने जो बनाना है तो फिर आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की डिस्कशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गई? इसको जरा पढ़ लें एक दफा। ये फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस के एरिया में किस तरह से मीडिएशन, मॉडरेशन वगैरह होती है, ये उस तरह से, ताकि ये आपको समझाना है इसमें कि मीडिएशन, मॉडरेशन इज नॉट स्पेसिफिक टू HR मार्केटिंग, इट कैन बी इन एनी एरिया। ठीक है, अब ये देखें ना, ये अच्छा सर, इसमें पूरा आपने सिनेरियो एक बताया है। हाँ। आप असल में क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें भी ये सिनेरियो चाहिए। इसी तरह आप बनाना है, बिल्कुल। ये एक किस्म की आपको यहाँ से हेल्प। जी बिल्कुल। डायग्राम तक तो बन गया शायद। अच्छा, ये क्या पूछा गया है जी? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है पैराग्राफ में? किसी भी बता दूं? जी 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 बिल्कुल। कि किसी भी जो सेल्स पर्सन है उसकी एबिलिटी टू सेल मोर और लेस
depends through confidence and hard preparation. उसमें जितनी होती है ये मीडिएटर है इसमें towards achieving its goal of sale. Confidence and hours of preparation. This is हमारा डिपेंडेंट हम्म, ये सेलिब्रिटी हमारा इंडिपेंडेंट है ठीक है, और ये दो ऊपर है कॉन्टेस्ट और आर पार्टिसिपेशन एज अ मीडिएशन ठीक है दोनों। जी तो सर इसके अलावा हम कोई बात कर रहे हैं कि जो हमारे पहले हम लोग हर एक का पैटर्न को देखिए जिस हम लोगों ने प्रिंसिपल मॉडल में देखा था लास्ट लेक्चर में और उसके बाद हम टोटल कर देखें जेड तक जिसको टोटल कर कहते हैं जब मीडिएशन से होकर आता है यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सर पहले सेलिब्रिटी का अगर कॉन्फिडेंस से देखेंगे फिर कॉन्फिडेंस का अगर ऑल ऑफ प्रिपरेशन से देखेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है और उसके बाद आगे C हो जाए। सेल्स को देखेंगे ठीक है, तो और सेम इस तरह सेलिब्रिटी का डायरेक्ट ऑल ऑफ प्रिपरेशन से देखिए A इंटू बी इंटू सी, जिधर ऐसे ठीक है। हाँ, इसको सीक्वेंशियल मीडिएशन कहते हैं। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये इसकी इक्वेशन बहुत सारी बनती है। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए ना, एक बनेगी कॉन्फिडेंस की सेल्सबिलिटी के साथ, एक बनेगी आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, डिपेंडेंट बनेगा तो कॉन्फिडेंस और सेल्सबिलिटी दोनों आई हुई उसके एक और इक्वेशन बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन बनेगी सेल्स की इन तीन के साथ बनेगी। और सेल्स की कॉन्फिडेंस और सेलिब्रिटी अगर टोटल इफेक्ट देखना है तो फिर आप डायरेक्ट एक इक्वेशन सेल्स और सेल्सबिलिटी की अलग से बनेगी। तो अभी उस मैथमेटिकल चीज को आप गलती ना कर जाए, कोशिश तो करें बनाने की, ये नहीं है, लेकिन अभी उसको जरा स्किप कर दिया साइड पे रख के ये वाला रहने दो। आप इसके मॉडल को समझें, इसका मतलब क्या है, ठीक है और फिर इसके जो रिजल्ट्स आगे दिए हैं उनको आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। ठीक है सर, तो जरा जल्दी से कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं। एक कर लेते हैं, बाकी फिर दूसरा खुद बहुत इसी पैटर्न पे आगे है तो वो समझ आ जाएगा। ठीक है तो रिक्वायर्ड क्या है? नंबर 1 सर रिक्वायर्ड Examine the outcomes of estimated models and respond the subsequent inquiries. Express the above diagram in distinct mathematical equations. ये इतना मेरे साथ तंग पड़ते थे ना ये स्टूडेंट जो HR वाले थे कि इक्वेशन, सर आप इक्वेशन क्यों बनवाते हैं? मैं उनको कहता था आप एस्टिमेशन क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि क्या एस्टिमेशन कर रहे हैं? पता है? नहीं पता तो फिर वो इक्वेशन लिखेंगे तो पता चलेगा कि क्या एस्टिमेशन कर रहे हैं। इसको सीखें, बनाने का तरीका सीखें। उसमें मैंने कुछ बनाए हुए हैं जो नोट्स आपके साथ शेयर किए, उसमें बताया है कि कैसे बनती हैं। तो जब आपको ये नहीं पता होगा कि आप ये रिजल्ट्स सिस्टम निकाल कैसे रहा है तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा खैर उसको छोड़े, आगे चलें। क्रिएट स्टैटिस्टिकल डायग्राम। स्टैटिस्टिकल डायग्राम कौन सी होती है? ये जो डायग्राम बनी हुई है, इनके जो पाथ एरोज बने हुए हैं, इनके कोफिशिएंट्स वहां से तलाश करके यहाँ लिखने होते हैं। इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल डायग्राम। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था, नोट्स भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसमें भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है जी। कोफिशिएंट की वैल्यू ब्रैकेट में टी और कॉमा लगा के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ये तरीका है। कोफिशिएंट की वैल्यू जो पाथ, ये जैसे एरो जा, मिसाल के तौर पे कैसे मिलेगा? आप ये आगे रिजल्ट्स निकाले हुए हैं, इनकी मैंने इंटरप्रिटेशन भी ब्रीफ शॉर्ट करके आगे लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इसके पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मैट्रिक्स 1 लिखा हुआ है ना, इसको सीरियल मीडिएशन भी कहते हैं। ये सीरियल मीडिएशन भी इसको कहते हैं। इसमें देखें, ये सेल्स, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, आवर्स, ये 4 वेरिएबल हैं, 2 मीडिएटर्स हैं, एक डीवी सेल्स और एक आईवी है। तो सारे पीएचडी में ये तो करना है,
कि नहीं करना, इसके बगैर तो नहीं होगी ना। तो मतलब ये HR और मार्केटिंग वाले तो लाजमी ये करेंगे ना। फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं आ सकता है, वो डिपेंड करता है ना कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव। तो इसमें देखें यहाँ पे ये पहला आउटकम वेरिएबल लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस, सैंपल साइज 215 और नीचे है आउटकम कॉन्फिडेंस। मॉडल समरी दी हुई है, ये आप इससे फैमिलियर है मॉडल समरी, R² R क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल R को। अच्छा, इसी तरह मॉडल ये नीचे ये इसके कोफिशिएंट है। एबिलिटी का अब एबिलिटी के सामने जो कोफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है 0.4755 मिल गया। जी ये वैल्यू जहाँ से पिक करेंगे, जो पहला एरो है वहां पे लिखेंगे और ब्रैकेट में इसकी टी की वैल्यू है 9.45, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 9.45 और कॉमा लगा के प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू 0.00, ये लिखने का तरीका स्टैंडर्ड तरीका। सर, जो हमारे पास आउटकम कॉन्फिडेंस वाले मॉडल का जो है ये डायरेक्ट भी है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा वो डिपेंडेंट है और एबिलिटी हमारा डिपेंडेंट है। जो पहला हमारा है पहला है कॉन्फिडेंस डिपेंडेंट है, हाँ ठीक कह रही हैं। सर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसका 0.4755 देखना है। ये सर इस तरह से हम लोगों ने बात वहाँ पर लिखना है एरो के ऊपर, जो डायरेक्ट एरो है ना, ठीक है सर। नीचे वाला नहीं, जो ऊपर जा रहा है, जो कॉन्फिडेंस की तरफ, जो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस 0.475। सेम विल बी द सेकंड मॉडल। बात को समझें, ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये लिखेंगे एज इट इज उठा के, उसके साथ छोटी ब्रैकेट शुरू, मेरी बात को तवज्जो से सुने, छोटी ब्रैकेट शुरू, उसके अंदर T इज इक्वल टू उसके वैल्यू यहां से पिक करके, कॉमा P प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.00, ब्रैकेट क्लोज, छोटी ब्रैकेट बंद। 0.755 ब्रैकेट स्टार्ट 9.45 ब्रैकेट क्लोज 0.00। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हाँ ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये सारा ये मॉडल इसी तरह एस्टिमेशन जो की हुई है ना, इसमें से आपने पाथ तलाश करना है और ये वैल्यू वहां पे पुट करनी है। जब आप इसको, ये जो डायग्राम है इसके हर पाथ के ऊपर ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यू और ब्रैकेट में लिख देंगे ना, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल डायग्राम। ये चाहे आप HR में हैं, मार्केटिंग में हैं, सोचो कहीं भी हैं, ये बनानी होती है। ABCD लिख दें या जो भी आप अल्फाबेट लिख दें और फिर उसके बाद जब वैल्यू लिखेंगे तो इसको स्टैटिस्टिकल डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये तो फ्रेमवर्क है आपका, कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट एस्टिमेशन के बाद जब वैल्यू पुट करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिकल डायग्राम कहते हैं। हो गया, बाकी इंटरप्रिटेशन है वो तो उसी तरह सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कई दफा हो चुका है। इसके बावजूद लिखा हो, मैंने लिखे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आगे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। ये कहीं अगर आप जाएंगे, मेरा ख्याल मैंने कहीं, अगर मैं, हाँ ये सीरियल मीडिएशन का रिजल्ट पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पे ये मैंने अलग करके समझाया हुआ है, एक एक लाइन, दो दो लाइनों के मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, और फिर इसका पूरी एक एक कोएफिशिएंट को इंटरप्रिटेशन के बाद फिर इससे क्या जनरल कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है वो भी मैंने लिखा हुआ है। अगर आप जाएंगे, ये हेडिंग होगी फाइंडिंग्स, ये फाइंडिंग्स फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, आपके लिए करते हैं और किसके लिए करते हैं? ये मैंने कभी किसी को नहीं बना के दिए। ये अच्छा, फिर हाँ जी आंसर भी लिखे। अच्छा, ये आओ उसको थैंक यू, पता किसने, आप में से किसी ने मेल लिखी थी
कि जी ये आप हमें पूरा पेपर का आपने लिखा था? अच्छा, मुझे नाम आपको याद नहीं है। अरे शादी बहुत सारी चीजें मुझे पहले पता थी कि ये आप पूछे। तो मुझे कुछ नहीं पता सर ये तो अच्छा। सीरियल मेडिटेशन की बात कर सीरियल मीडिया, आप जरा एक मिनट आखिरी एक रह गया, उसको भी कर लें। थैंक यू सर का करो भाई सर को बता दिया सारा ठीक है सर चाहते हैं कि सारे याद करना पड़ेगा सर मैं क्या? सारा समझ आ गया हाँ ये बात हमें याद रखना पड़ेगा यार, कुछ तो याद कर लें। इतनी बड़ी बड़ी आप में से कहा जाता है यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा, आप पढ़ा, आप इनको जरा समझाएं कि ये स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स कैसे पढ़ाई जाती है। सर ने बहुत समय ब्यूटीफुल और बहुत ही डिफरेंट वे में पढ़ा है, वरना सिचुएशन वहां से शुरू होती है वहां बैठ के वो आप बच गए हैं। सर ये शायद तुम्हारे डॉक्टर शायद तुम्हारा हाँ सुनो। वो मुझे पढ़ा देते हैं पेट बना अच्छा ठीक है। आपके कोई स्टूडेंट कोई नेशनल बैंक में स्टेट बैंक में भी जॉब कर रहा है? बहुत ज्यादा है। थोड़ा घंटा रहेगा क्या? क्यों? कोई भी सर्विस ठीक नहीं है। स्टेट बैंक वालों की? नेशनल बैंक वालों की नहीं, वो सरकारी तुम्हें बता दिया सही कह रहे हैं। मोबाइल बैंक जिसपे अकाउंट खुलवाना हमारी मजबूरी है, बाकी बैंक तो खुद चाहते हैं कि आप अकाउंट हाँ। उसमें सैलरी की वजह से हाँ वो मजबूरी हो। पता है कि हमारी मजबूरी है कि हम लोग हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा अब बाकी चीजें उसी तरह ही हैं, सिग्निफिकेंट, लेकिन एक मॉडल इसमें और है, ये शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा, मॉडरेटेड मीडिएशन। अच्छा, ये मॉडरेटेड मीडिएशन देखें, हमने आमतौर पे मॉडरेशन के जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो मैंने सिंपल मॉडरेशन का आपको ग्राफ कभी नहीं बना के दिखाया, मैं दिखा देता हूँ। ये मार्कर के साथ पता नहीं क्या करते हैं, मारते हैं, इतना दबाया होता है। ये देखें, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, ये है मॉडरेटर, और ये है आपका डीवी। ठीक है, एक्स है वाई, इसको वाई कह दें, ठीक है, और ये वाई जो है ये आपका डीवी है, ये आपका आईवी है, ये मॉडरेटर है, इसको एम कह दें। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ख्याल करना है, गलती नहीं करनी कभी। ये एक मॉडरेटर है। बाद औक़ात मीडिएशन भी होती है, जैसे ये एक्स है, ये इधर आ गया, ये मीडिएटर है, और फिर ये इधर आ गया, ये डीवी, ठीक है, वाई, ठीक है, ये मीडिएशन, सिंपल मीडिएशन, और यहां से ये डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन होता यह है कि बाज़ औक़ात ना इनको भी कुछ मॉडरेट करने वाले वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर कोई जेंडर है, अगर ये मॉडरेटर है और ये यहां पे कर रहा है, तो आप ये, इसको हम कहते हैं मॉडरेटेड मीडिएशन, कि ये जो मीडिएशन है ये मॉडरेट फर्दर हो रही है, कोई और है, यानी इस रिलेशनशिप को, इस मीडिएशन को मॉडरेटर कैसे किसे हैं? वेरिएबल विच आइदर स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप और वीकन्स द रिलेशनशिप, विच एक्चुअली इफेक्ट्स द रिलेशनशिप। अगर स्ट्रांग करेगा या वीक करेगा तो उसको मॉडरेटर कहते हैं। और मीडिएटर क्या है? वाया, ठीक। तो ये मॉडरेटर, इसी तरह तो ये मॉडरेटेड मीडिएशन, ये सिंपल मॉडरेटेड मीडिएशन है। और बाद अगर ऐसा होता है कि तीनों पाथ पे, एक ये जी है, इसी तरह कोई एच वेरिएबल है, वो इधर भी मॉडरेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, कौन से वेरिएबल हैं। लेकिन इसको समझने का आसान तरीका ये है कि एक पाथ रिलेशनशिप है जिनमें से एक आई भी होगा, एक डी भी है। उस रिलेशनशिप को देयर इज अ थर्ड वेरिएबल विच इज आइदर स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग, वो मॉडरेटर है।
वो यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तीनों पे भी आ सकता है। ये जो आपको दिखाया गया है इसमें, ये यही बात यहाँ पे समझाई गई है कि ये एक मॉडल है जिसकी वो, अच्छा इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, वही इंटरैक्शन टर्म बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, ये मैं पूछूं कि मीडिएशन कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स, यानी उसकी इंटरैक्शन टर्म break करके। लिख थी ना, कि मीडिएशन में किस तरह बनेगा? मीडिएशन की ना अलग अलग बनानी पड़ती है इक्वेशन। जैसे ये इधर से अगर आप हैं, ये एम इसको क्या है, मीडिएशन किए गए हैं सर, तो उसको थोड़ा करने से सिर्फ मीडिएशन का कर दूं। मीडिएशन ऑपरेशन समझ आएंगे। अच्छा मीडिएशन मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्स है, ये मीडिएटर है, और ये वाई है, ठीक है, ये इधर है और ये इधर है और ये इधर है। इसकी एक इक्वेशन बनेगी m फंक्शन ऑफ x। आगे इक्वेशन लिखना तो आसान है, a प्लस बी, ठीक है। दूसरी बनेगी आपकी y फंक्शन ऑफ x एंड m। इसकी इक्वेशन लिख देंगे आप, अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू एक्स वन, बीटा टू इंटू एम। दो हो गई, तो एक इसके साथ ये डी भी आ गया, एक ये इसके साथ, उसके साथ तो दोनों आएंगे। ये दो इक्वेशन बनेगी इसकी। तो टोटल एक इक्वेशन नहीं बनेगी। टोटल तो वो तो डायरेक्ट आप टोटल इफेक्ट के लिए अगर आप इसमें से निकल आती हैं, लेकिन अगर आप वो, हाँ मैंने, हाँ बिल्कुल आपको स्टेप्स में सिखाया था, ठीक है। अगर वो करना हो तो वो फिर आप y फंक्शन ऑफ x, एक इक्वेशन, तो तीन इक्वेशन एक्चुअली एस्टिमेट होती है मीडिएशन में, ठीक है। ऐसे में मॉडरेशन में तो सिर्फ वो इंटरैक्शन टर्म डाल के पूरी इक्वेशन बना देते हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये अब यहाँ पे है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये मॉडरेशन है, इसकी बनेगी, इसका नाम है एम ही हम एम उसके लिए भी किया है, लेकिन आप उसके साथ डिफरेंशिएट कर लें खुद ही। वैसे इसको डब्ल्यू आमतौर पे लिखते हैं, मॉडरेटर को डब्ल्यू से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू। तो ये इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये y इज इक्वल टू a प्लस बी वन एक्स, ये उसके साथ आ गया, प्लस सी बी वन है ना, बी टू कर दें, बी टू आएगा w के साथ, प्लस बी थ्री एक्स इंटू डब्ल्यू। ये इसकी मुकम्मल इक्वेशन, आगे में वो आ जाएगा, ये इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। B3, जी B3 कोफिशिएंट है ना, x इंटू मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, कोफिशिएंट तो एक ही होगा, ठीक है। तो आम तौर पे जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कंपैरिजन का, वो ये होता है कि आपने B3 वर्सेस, इसमें मॉडरेटर ये है ना, B3 वर्सेस X देखना है, सॉरी B1, क्या देखना है कि ये B3 जो है, ये B1 में क्या क्या देखना होता है। नंबर वन, साइन, इसका मैग्नीट्यूड, और तीसरा जो है वो सिग्निफिकेंस। कैसे, साइन बताएगा कि ये था मॉडरेशन से पहले का इफेक्ट B1, मॉडरेशन के बाद X ने W के साथ मिलके B3 को चेंज किया, B1 को चेंज किया, B3 बनाया है। ये जो B3 है, ये B1 से ग्रेटर है, लेसर है, सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, ये चीजें देखनी होती हैं। मैंने तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट को देख के बता दिया ना कि आप B3 के सामने गए, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वो आपने देखा था IQ मल्टीप्लाई बाई एजुकेशन वाला, आपने सामने देखा उसको। तो इनफैक्ट सामने देखने के बाद मैंने बताया कि डायरेक्ट कंक्लूजन आपने निकाली, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि इसको देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है तो फिर तो मॉडरेशन है, अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो मॉडरेशन नहीं है। अब मॉडरेशन का मतलब है क्या, ट्रू मीनिंग इसका ये है
कि ये जो रिलेशनशिप था आपका y और x के दरमियान, ये जब w इसके अंदर नहीं था तो ये ऐसे जा रहा था। अब ये जब आ गया है इसमें तो ये इसने पाथ अपना बदल लिया, इधर आया है, ऊपर गया है, ये मॉडरेशन है। तो ये जो है बेसिकली जो आपके क्या चल रहा है आजकल, ये जो एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, जो सस्टेनेबिलिटी है, हाँ सस्टेनेबल गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो चल रहे हैं SDG, अब वो सस्टेनेबिलिटी चेक करने के आप करेंगे, आप बहुत सारे लोग आप में से थीसिस करेंगे सस्टेनेबिलिटी, तो आजकल उसके बगैर तो पेपर ही नहीं, टॉपिक ही यही है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज इफेक्ट है, स्टेबिलिटी है नहीं है, मॉडरेशन से आता है, और कोई तरीका नहीं है। और तो आप 400-500 पेजेस लिख देंगे, कोई मानेगा ही नहीं। ये साइंटिफिकली उसको प्रूव करना है कि कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है एज ए मॉडरेटर टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। आपने इस पाथ के साथ रहना है, इस पाथ से डिफरेंट रहना है, ये चीजें हैं सारी, ये करना है हमने। ठीक है, हाँ ये नहीं बिल्कुल, इसकी वजह से इंटरप्रिटेशन आगे मैंने की हुई है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। इसमें पेज नंबर 16 आपको इसको गौर से देखें जरा। मॉडल समरी नहीं मॉडरेटेड हुई। इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें ये है क्या। इसमें आप पेज जो है वो मॉडरेटेड और कॉन्फिडेंस मीडिएशन है। सेल्स एक्टिविटी जो हमारा इंडिपेंडेंट है और सेल्स हमारा डिपेंडेंट है। इसमें एक मॉडरेटर, एक मीडिएशन, एक इंडिपेंडेंट, एक नहीं वो तो आप नंबर वो तो पीछे आ गया, खत्म, यहाँ कोई नई चीज है। सर ये आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इसका जो मल्टीपल टाइप मॉडरेटर वो मॉडरेटर भी है और मीडिएट भी है। नहीं वो मॉडरेटर है यहाँ पे आवर्स मॉडरेटर जो है मॉडरेटर के लिए तीन जगह पे मॉडरेटर, तीन जगह पे वो मॉडरेटर जी बताएंगे। एक मॉडरेटर तीनों पे करता है, तीनों का मॉडरेटर है। यहाँ जो डिफरेंस है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, वो तो आवर्स ऑफ प्रिपरेशन एक चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सर जो इस बात के लिए टोटल इफेक्ट पे मॉडरेटर जो है आप देखें कंडीशनल का वर्ड यूज हुआ हुआ कहीं, कंडीशनल इफेक्ट। कंडीशनल इफेक्ट मॉडरेशन के साथ कंडीशनल इफेक्ट कैलकुलेट करना जरूरी होता है। आप देखें इसमें 7.02 फिर 11 फिर 16 है, एक फ्लो में जा रहा है ना, ये तो नहीं है कि कम हो के फिर इंक्रीज हुआ, फ्लो में है ना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मैं आपको आगे एक डायग्राम भी शायद मैंने दी है या पता नहीं, अगर मैंने हटा नहीं दी, देखें कहीं है डायग्राम दी, हाँ? डायग्राम नहीं है। अच्छा ये इसको जरा समझ लें, मैं समझा देता हूँ। कंडीशनल इफेक्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं? कंडीशनल इफेक्ट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी ये मॉडरेट कर रहा है,
ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दो वैल्यूज के ऊपर मॉडरेट कर रहा और उसके बाद मॉडरेशन खत्म हो जाए। आप समझे? एक्स और वाई का रिलेशनशिप ये जा रहा है ना, वो ग्राफ मैंने ये नीचे मैंने मार्कर रखा, खींच दी लाइन जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पे हम गए ऐसे और वो ब्रेक कर गया, उसका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया है, सही बात आपने पहले भी समझी। रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर गया। अब अगर ब्रेक डाउन करेगा तो फिर नई वैल्यू जो स्टार्ट होगी या उससे कम से होगी, पीछे चला जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा ना फंक्शन। तो जब ये कंटिन्यूस है ना 7 7 11 फिर 16, तो इसका मतलब है कि ये जो मॉडरेशन है ये कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये मॉडरेशन किसी लेवल पे ब्रेक डाउन हो जाती है, किसी लेवल पे आ जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, अब इसका ये चेक करने का तरीका, एक तो ये इन वैल्यूज को देखते हैं, दूसरा वो एलएलसी और यूएलसी, उन दोनों के साइन एक जैसे हैं, एक जैसे तो इसका मतलब है बड़ी स्ट्रांग मॉडरेशन फिट, क्योंकि नेगेटिव है। वो नीचे में है। नहीं मैं अभी हम ऊपर है ना। हाँ, लास्ट वाले में। अच्छा, ये आगे जो आप ये इसकी मैंने जो आगे रिपोर्ट लिखी हुई है ना, वो जब आप एक दफा पढ़ेंगे ना तो आपने फिर एक दफा पीछे मुड़ के इन रिजल्ट्स को देखना है, इंशाल्लाह। फिर दोबारा जाके आगे देखना है। आगे पीछे यानी इस पूरे को ये अच्छी तरह आप समझें, क्योंकि इनके हर जगह मीनिंग लिखी हुई, इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, फाइंडिंग्स लिखी हुई हैं। पर ये फाइनल एग्जाम में कितने सवाल हैं? इनमें से या इन जैसे आ सकते हैं। असल में पेपर है 2 घंटे का। हाँ, ये नहीं है ना यहाँ पे उसका फंक्शन ब्रेक डाउन हो। नहीं, टाइम के मुताबिक होगा। ये तो मैंने इसमें जो ये डाले हैं ना क्वेश्चन, ये थोड़े थोड़े सैंपल हर टॉपिक से ना, ताकि मैक्सिमम कवरेज हो जाए जो हमने आज तक पढ़ा है। ठीक है सर। और जो नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं उनमें भी हर एक के मैंने मीनिंग भी लिखे हुए हैं, वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, एक एक चीज आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। इस टाइम ऐसा पेपर होगा इस टाइम। अच्छा, अब मैं सारा समझा देता हूँ। अब वो ये जो आपके साथ ये गूगल क्लासरूम जो है ना, ये एग्जाम के बाद में ये क्लोज हो जाएगा, फिर आपको उसमें से डाउनलोड कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी है उसको संभाल के रखें। ये इतना मटेरियल है सफिशेंटली जो आपका थीसिस और पेपर करवा देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही इस फील्ड का कोई आप मास्टर हो गए। ये बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें हम भी अभी तक सीखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं। SPSS के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। आज ही मैंने एक अपने एक स्टूडेंट ही है बेचारा, वो तो खैर बहुत सीनियर आदमी हो गया, बच्चा ही होता है, तो अपने उसको मैंने कहा है कि जी SPSS 29 मुझे ला के दो, क्योंकि उसके अंदर नए फंक्शन कुछ ऐड हुए हैं। वो फिर अगली क्लास को हम वो पढ़ाएंगे रिजल्ट निकाल के। तो पेपर होगा ना आपके बाद जो आएगी। अच्छा, अब ये जो है ये मैं आपको बता दूं, इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर ज़ाहिर है कि MS भी होता है, PhD भी होता है। तो ये ना समझे कि एक सेमेस्टर में ये सारा कुछ हम पढ़ सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल कोशिश की है कि एक मैक्सिमम कवरेज हो जाए, चीज़ें आपको समझ आ जाए, एस्टिमेशन करनी आ जाए। और अब उसको काबू रखने का तरीका यही है कि आप उसको पढ़ें, जो आपके साथ शेयर किया है उसको बार बार देखें, संभाल के रखें अपने पास। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप यही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं?
पता नहीं, वो तो जब नया एडमिशन होगा कोई नया बैच आएगा तो फिर पढ़ाएंगे ना। मतलब नोट संभालने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने अपने घरों में किताब को वो संभाल के तो ऊपर रखा हुआ है तो वो सिर्फ संभालने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, नोट्स को पढ़ना भी है। अच्छा अच्छा, एग्जाम कैसा होगा? हाँ ये अच्छा, एग्जाम इस तरह होगा कि ये 100% ये पैटर्न ये होगा, ठीक है। ये सिनेरियो है, ये चीज़ें पूछी हुई हैं, जनरल कंक्लूजन क्या ड्रा हो रहा है, इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है कि इसमें से कुछ लेंथी क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट हैं। तो मैंने आज पता किया है वो पीएचडी का ना वो 3 घंटे का वो शायद नहीं रख रहा है, मेरा ख्याल 2 घंटे का है। 2 घंटे। अब 2 घंटे में तो 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सर काम कर रहे हैं वो देख लेंगे, 2 घंटे के मुताबिक ही होगा जो। ठीक है सर इंग्लिश से सर आपकी इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं नहीं नहीं, मेरी मैं टाट वाले स्कूल से पढ़ा हुआ, मेरी कौन सी अंग्रेजी है। हाँ। इंशाल्लाह। तो बाकी सर बेहतर साथ बनाने के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है सर, शुक्र आपने दे दिए, थैंक यू वेरी मच सर। प्रैक्टिस करें इसको, अभी एक हफ्ता पेपर है, कब है? वैसे को ये पहली तारीख को आपको पेपर है सर, मार्च टेस्ट के मॉर्निंग। सर वो इकट्ठे करते थे हाँ, उनको ऑफिस में सर सब उठा लेते हैं, एक एक ले लेते हैं। एक हाँ एक सब चाहिए वो ऑफिस ले जाओ, सर के ऑफिस में रख दें। ऑफिस ले जाओ। ये गरम कर लें, आपस में पहले सर से पूछ लो कोई। सर ये पहले थोड़ा सा सर ले लें सर। ऐसे